सुमासी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 27 नवंबर 2024 और 27 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 40 वर्षों में अपनी पहली राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना शुरू की, जो संघर्ष और राजनीतिक विभाजन से लंबे समय से प्रभावित देश में डेटा संग्रह और योजना को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। Recently, which country began its first nationwide population census in 40 years, a step aimed at modernizing data collection and planning in a country long impacted by conflict and political divisions? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकंड ऑप्शन है इराक, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए ईरान। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इराक ने दशकों के बाद पहली बार देशव्यापी जनसंख्या जनगणना शुरू की है, जिसका उद्देश्य संघर्ष और राजनीतिक विभाजन से लंबे समय से प्रभावित देश में डेटा संग्रहण और योजना को आधुनिक बनाना है। जनसंख्या की गणना का कार्य भी विवादास्पद है। जनगणना से इराक के संसाधन वितरण, बजट आवंटन और विकास योजना पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इराक में अंतिम राष्ट्रव्यापी जनगणना 1987 में हुई थी। 1997 में हुई एक अन्य जनगणना में कुर्द क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। योजना मंत्री मोहम्मद तमीम ने टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कहा, नई जनगणना भविष्य के लिए विकास का नक्शा तैयार करती है और स्थिरता का संदेश देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसरो ने नवंबर 2024 में खोज और बचाव कार्यों के लिए समर्थन सुनिश्चित करने गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल रिकवरी सहित मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ISRO has signed an implementation agreement with which space agency to strengthen cooperation and honor space flight activities including crew and crew module recovery for the Gaganyaan mission, ensuring support for search and rescue operation in November 2024. फर्स्ट ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सेकेंड ऑप्शन है नासा, थर्ड ऑप्शन है कनाडियन स्पेस एजेंसी, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति पर दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थायी रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं तथा वर्तमान और भविष्य की सहयोग गतिविधियों की संभावना तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानक रैंक प्रदान की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड एन ऑनररी रैंक ऑफ जनरल टू द इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण पर 20 से 24 नवंबर 2024 तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। भारत और नेपाल में एक दूसरे के देश के सेना प्रमुख को इस रैंक से सम्मानित करने की लंबी परंपरा रही है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी यह परंपरा जारी रही। 1947 में भारत ब्रिटिश सरकार और नेपाली सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल में, सेकेंड ऑप्शन है भूटान में, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम में या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियतनाम में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों प्लस फोरम बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का अध्यक्ष लाओ पीडीआर वियतनाम में 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वियतनाम की अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक के अवसर पर लाओ पीडीआर के रक्षा मंत्री जनरल चान सामोन चान्यालत, चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और मलेशियाई रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के किस शहर ने विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की? विच सिटी इन इंडिया होस्टेड दी स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉसी एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है सूरत, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के किस शहर ने विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता
2024 की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने पहली बार नई दिल्ली के त्यागराज खेल परिसर में विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी की। यह आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र के बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले एथलीटों के लिए खुला है। यह पहली बार है जब भारत में प्रतिस्पर्धी बॉलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों के 81 एथलीटों ने विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉक्सिंग और बॉलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाटा पावर ने भारत में $4.25 बिलियन की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा पावर हैज साइंड a MOU with which Organization for Financing Clean Energy Projects worth $4.25 billion in India। फर्स्ट ऑप्शन है ADB, सेकंड ऑप्शन है WB, थर्ड ऑप्शन है NHB, फोर्थ ऑप्शन है IMF। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, टाटा पावर ने भारत में $4.25 बिलियन की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ADB। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा पावर ने भारत में $4.25 बिलियन मूल्य की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में प्रमुख चालू परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के मूल्यांकन की रूपरेखा दी गई है, जैसे कि 966 मेगावाट की सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना तथा ऊर्जा संक्रमण, डिकार्बोनाइजेशन और बैटरी भंडारण से संबंधित पाइपलाइन में अन्य परियोजनाएं हैं। इसमें टाटा पावर द्वारा प्रबंधित वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए चल रहे वित्त पोषण भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक को नवंबर 2024 में FGIICL और FGILICL के तहत जनरली समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीमा कारोबार में प्रवेश करने के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है? Which bank has got approval from the Reserve Bank to enter the insurance business through a joint venture with Generali Group under FGIICL and FGILICL in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडियन बैंक, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जनरली समूह के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से जीवन और गैर जीवन बीमा कारोबार में प्रस्तावित प्रवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। RBI ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तहत जनरली समूह के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीमा कारोबार में बैंक के प्रवेश को मंजूरी दे दी है।
बशर्ते कि बैंक इसके द्वारा निर्धारित शर्तों का निरंतर अनुपालन करे और क्षेत्रीय नियामक IRDAI की मंजूरी ले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री महामहिम श्री डिकॉन मेसेल, जो वर्तमान कैरिकॉम अध्यक्ष हैं, इन्होंने जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? PM नरेंद्र मोदी एंड द PM ऑफ ग्रेनेडा HE मिस्टर डिकॉन मिचेल, द करेंट कैरिकॉम chaired the second India CARICOM summit in Georgetown. Which year was the first India CARICOM summit held? फर्स्ट ऑप्शन है 2018, सेकेंड ऑप्शन है 2019, थर्ड ऑप्शन है 2022, फोर्थ ऑप्शन है 2023। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2019। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन गुआना में द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें वर्तमान कैरिकॉम अध्यक्ष ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। क्षेत्र के साथ भारत की घनिष्ठ विकास साझेदारी और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने कैरिकॉम देशों को 7 प्रमुख क्षेत्रों में सहायता की पेशकश की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन अप्रैल 2025? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। KIYG भारत में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। ये खेल प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं और ये सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी बिहार में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आपके द्वार पर नौकरियां, कितने राज्यों में युवाओं के लिए नौकरियों का निदान शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान along with मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया launched a report titled Jobs at Your Doorstep, a jobs diagnostics for young people in how many states at an event in New Delhi. फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 6। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नौकरियां आपके द्वार 6 राज्यों के युवाओं के लिए नौकरियों का निदान शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। विश्व बैंक शिक्षा मंत्रालयों को राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण नामक कार्यक्रम में सहायता करता है, जिसके अंतर्गत 6 राज्य शामिल हैं: हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। STARS योजना का एक राष्ट्रीय घटक है जिसके अंतर्गत प्रमुख सुधारों को कार्यान्वयन के लिए साझा और प्रसारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।